हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 2 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। देखिए 2 अगस्त का है, कल वापस से हम लोग रूटीन पे आ जाएंगे। तो बीच में एक दो दिन के लिए डिस्टर्ब हुआ था, हालांकि एक ही दिन में हम लोग रूटीन पे आ जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे 1 अगस्त के पीआईबी की, वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। पहला आर्टिकल देखते हैं, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना चर्चा में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुमेन फार्मर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत। क्यों भाई असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है? ताकि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके एग्रीकल्चर में। आपने देखा होगा PLFS जो एनुअल रिपोर्ट आई है, उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन्स में सब कुछ इंप्रूव हुआ है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि एग्रीकल्चर फील्ड में इसमें भी वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए। इसके लिए 2011 में, कब? 2011 में ही महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लॉन्च की गई थी। इसके तहत वुमेन फार्मर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। एलिजिबिलिटी के हिसाब से वुमेन फार्मर्स की हेल्प की जाती है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर कोई इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है जो कि वुमेन फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, तो उनको उनकी लागत का 30% तक कंसेशन मिलता है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्यों भाई? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा 2011 में दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च किया गया था। ये जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट है। हालांकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आप कहेंगे ऐसा कैसे? पीएम कृषि सिंचाई योजना पढ़ाया था मैंने आपको, पीएम कृषि सिंचाई योजना। इसमें 4 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट था आपका वाटर सेट डेवलपमेंट, उसको कौन इंप्लीमेंट करता था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो बस ऐसे ही आप लगा लीजिएगा कि जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की परियोजना है, लेकिन इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 जून में लॉन्च की गई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। इसी के साथ आपकी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना भी लॉन्च की थी। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ये स्कीम है NRLM है, सॉरी NULM नहीं, NRLM है। पर्पज है जो रूरल पुअर्स हैं उनकी लाइवलीहुड कंडीशन को बेहतर बनाना, साथ ही साथ उनकी जो एक्सेस है फाइनेंशियल सर्विसेज तक, उसको भी इम्प्रूव करना। ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, अभी तक इसमें क्या असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा चुका है? तो 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें आपकी 7 करोड़ महिलाएं, 7 करोड़ जो है महिलाएं हैं, उनको 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जा चुका है। कितना? 3 लाख करोड़ का। और अच्छी बात यह है कि NPA इस 3 लाख करोड़ में से मात्र 2.3% हुआ है। वरना जो KCC के द्वारा लोन लिया जाता है, उसमें फार्मर्स ये वेट करते हैं कि कब इलेक्शन हो और हम लोन न चुकाएं, गवर्नमेंट वे ऑफ कर दे। लेकिन महिला किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत सिर्फ 2.3% ही NPA हुआ है, लेकिन 3 लाख में से सिर्फ आउटस्टैंडिंग की बची कितनी की? 1 लाख करोड़ की। तो ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो महिला किसान है वो ज़्यादा केयरिंग है अपने लोन्स को लेके, अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को लेके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 7 करोड़ तक की जो महिलाएं हैं अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, इनको 10 करोड़ तक का करना चाहती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के एडवांटेज क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया में प्रमोट कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट का तो ये टेक्स केयर करते ही हैं, उसके अलावा ह्यूमन वेलबींग पर भी ध्यान रखते हैं आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। FAO के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों को मिटिगेट करने का काम करते हैं आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर केमिकल फ्री फार्मिंग। इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो 17% इंक्रीज हुआ है कंपेयर किया है लास्ट ईयर से। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक फूड की मार्केट है वो 2021 के दौरान 87.1 करोड़ पहुंच गई। कितनी? 87.1 करोड़ ऑर्गेनिक फूड मार्केट 2021 में। तो ये अपने आप में ही एक माइलस्टोन हो जाता है। इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करें तो लास्ट ईयर यानी फिनेंशियल ईयर 2020 से इस बार फिनेंशियल ईयर 2021 में 42% इंक्रीज हुआ है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी जो है 42% इंक्रीज हुआ है, ये भी अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, उसके अलावा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन सभी को इम्प्लीमेंट कर रही ताकि इंडिया में ट्रेडिशनल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया सके। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को डायरेक्टली प्रमोट करती है
और 50,000 रुपये पर हेक्टेयर 3 वर्ष तक देती है अगर कोई किसान जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके अलावा क्लस्टर अप्रोच के लिए आपको पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जैसे अभी अंडमान निकोबार को दिया गया, सिक्किम को 2016 में दिया गया था। सिक्किम वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, इसमें क्या होता है, कुछ लेट डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं, उसके हिसाब से अगर कोई प्लेस आप ऑर्गेनिक फार्म फील्ड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है। पीजीएस ग्रीन केमिकल फ्री प्रोड्यूस को दिया जाता है, ताकि केमिकल फ्री प्रोड्यूस को दिया जाता है वो उनको जो 3 वर्ष में ऑर्गेनिक बने हों। सपोज करिए पहले केमिकल फार्मिंग होती थी, आपने इनिशिएटिव लिया कि हमें इनको ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में बदलना है और 3 वर्ष में अगर आपने बदल दिया तो आपको पीजीएस ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ग्रीन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बात करेगा ऑर्गेनिक फार्मर्स की तो इंडिया रैंक है नंबर 1, ये तो हम पढ़ा ही चुके हैं। ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या में इंडिया नंबर 1 पे है। ऑर्गेनिक फार्म फील्ड इनकी बात की जाए तो इंडिया 9th प्लेस पे है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, सिस्मिक मैपिंग। कुछ दिन पहले ही बताया गया था, इंडिया में जो सिस्मिक ऑब्जर्वेटरीज हैं 115 हैं, कितनी 115 है सॉरी, अब 35 और ऐड कर दी जाएंगी तो दिसंबर 2021 तक कितनी हो जाएंगी सिस्मिक ऑब्जर्वेटरीज 150 हो जाएंगी। ये मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं दोबारा क्या बात आई है सिस्मिक मैपिंग पर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं श्री जितेंद्र सिंह, इन्होंने लोकसभा में बताया कि इंडिया की जो भी लैंड मास है उसका 59% अर्थक्वेक से अफेक्टेड है, यानी वहां अर्थक्वेक आ ही सकता है। इंडिया को 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये हैं 4 सिस्मिक जोन, इसमें इंडिया को डिवाइड किया गया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा रहता है तो जोन 5 सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। हालांकि याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा सिस्मिक जोन में आता है तो जोन 3 में सबसे ज़्यादा एरिया आता है, आपका देख लीजिएगा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत कार्य करती है। इंडिया में अर्थक्वेक्स को मॉनिटर करने के लिए नोडल एजेंसी है। उसके अलावा एक नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क बनाया गया इंडिया में। 115 ऑब्जर्वेटरीज हैं, इन 115 को 35 एडिशन के द्वारा 150 कर दिया जाएगा दिसंबर 2021 तक। सिस्मिक जोनिंग जो मैप है, मैप वो स्टेट वाइज आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन है, नॉर्थ ईस्ट एरिया, फिर गुजरात का जो भुज एरिया है ना वो आपका सिस्मिक जोन 5 में आता है, इसलिए मोस्ट एक्टिव है, कभी भी भूकंप आ सकता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोएस्ट कौन सा आता है, जो दक्कन का पठार है ना, ये ऐसे कहते हैं लावा यहाँ पे आ चुका है, इसलिए अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी भूकंप नहीं आता है। हालांकि कुछ दिन पहले ही थोड़ा सा भूकंप आया था 2.5 रिएक्टर स्केल का, इन कहा गया था कि ये कुछ भी हो सकता है इसका कारण। याद रखिएगा सिस्मिक इंडिया को पूरे 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, 2nd, 3rd, 4th, 5th। सबसे ज़्यादा एक्टिव है आपका 5th सिस्मिक जोन। हालांकि सबसे ज़्यादा एरिया किस में आता है तो सबसे ज़्यादा एरिया आता है आपका जोन 3 में, सॉरी ऐड कर लेते हैं एक बार, सॉरी सबसे ज़्यादा एरिया आता है आपका जोन 3 में, बिल्कुल सही जोन 3 में आता है। आप ऐड करके देख लीजिए 48 40s प्लस ये आपका हो जाएगा 59, नहीं आपका जोन 2nd में आता है सबसे ज़्यादा एरिया, जोन 2nd में आता है सबसे ज़्यादा एरिया, फिर जोन 3 में आता है, सॉरी मैं गलत बोल गया वहाँ पे, जोन 2nd में सबसे ज़्यादा एरिया आता है आपका, जोन 3 में आता है आपका 2nd लार्जेस्ट एरिया, फिर जोन 4 में आता है और फिर सबसे कम आता है जोन 5 में, जो कि मात्र 11% ही एरिया है। यहाँ से आप एड ऑन कर लीजिएगा, आप क्लियरली पता चल जाएगा। मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोल गया, हालांकि जोन 3 में 30% एरिया आता है। देखिए ट्राइबल, बैकवर्ड और स्लम एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटी, इनको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया है। अगर किया है तो क्या किया है वो बताया गया है इस आर्टिकल में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था। पर्पज़ क्या था, जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण इलाके, वहाँ पर हेल्थ केयर चैलेंजेस को एड्रेस करना, यानी बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि लोगों को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया सके। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में ट्राइबल, बैकवर्ड और स्लम एरियाज पर खासकर फोकस किया गया। हेल्थ फैसिलिटी स्थापित करने के लिए पॉपुलेशन बेस्ड नॉर्म्स जो है स्टैब्लिश किए गए। इसमें क्या हुआ, अगर 5000 पॉपुलेशन है आपकी ट्राइबल एरियाज की तो वहाँ पर आपका एक सब सेंटर स्थापित किया जाएगा। 30,000 अगर आपकी पॉपुलेशन है ट्राइबल एरियाज में तो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। और 1,20,000 की अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके तहत ट्राइबल, स्लम एरियाज, बैकवर्ड क्लासेस, इन सब पर फोकस किया ताकि इनको अफोर्डेबल और रीजनल प्राइस पर
हेल्थ फैसिलिटी बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया सके। साथ ही साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट और एम्बुलेंस इनको जो है प्रोवाइड करने के लिए पॉपुलेशन नॉर्म्स को आसान किया गया। उसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें एससी और एसटी पॉपुलेशन पहले से ही कवर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ कर रही है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, ताकि ट्राइबल कम्युनिटी, बैकवर्ड क्लासेस और स्लम एरियाज में मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बेहतर किया सके। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नेशनल हेल्थ मिशन की वजह से जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ 73% इंक्रीज हुई हैं। कितनी? 73%। और वही बात कर लीजिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, तो हेल्थ फैसिलिटीज 10% इंक्रीज हुई हैं। तो ये है आपका नेशनल हेल्थ मिशन। सबसे पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया 2005 में। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2005 में इन्होंने लॉन्च किया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। बाद में इन्होंने नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया क्यों ना नेशनल अर्बन और नेशनल रूरल को मर्ज कर दिया है, और 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च कर दिया गया। ये टारगेट्स हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बस इतना देखिएगा, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है। उसके बाद जंक और फास्ट फूड, इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, खास करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपके जंक फूड या फिर फास्ट फूड। ICMR इन्होंने कहा है कि जंक फूड और फास्ट फूड इनका अधिक मात्रा में जो सेवन है वो डायबिटीज़, हेल्थ, जो हार्ट डिजीज़ है, लीवर डिजीज़, इनको बढ़ा सकता है। पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ लोगों की मोर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती थी, लेकिन अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इनका वेटेज बढ़ गया है, खास करके फैट, शुगर और सॉल्ट की वजह से। और ये फैट, शुगर, सॉल्ट क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि आप ये सब खाते हो ना, बर्गर, पिज्जा वगैरह, तो इसमें क्या है, हाई कंटेंट रहता है फैट, शुगर और सॉल्ट का। आपको याद होगा राजकुमार राव का एक ऐड आता है, आज से थोड़ा कम, ये फसाई का ऐड है, जिसमें वो कहते हैं शुगर, सॉल्ट और फैट इसको थोड़ा सा डिक्रीज किया जाए। कुछ समय पहले इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशंस स्टेट्स ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें बताया गया था जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनका प्रपोर्शन 2016 में 55.64% हो गया है, जबकि 1990 में ये 30% थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिच लाइफस्टाइल से आती हैं, क्योंकि गरीब इंसान तो बर्गर खाएगा जाके नहीं, ठीक है, इतना रुपया होगा अगर तो 2 टाइम की रोटी खाएगा। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मोस्टली जाती हैं रिच फैमिलीज के पास, और उनकी जो ईटिंग स्टाइल है उसकी वजह से ऐसा होता है। जंक फूड, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बहुत काफ़ी कम होती है, हालांकि कैलोरीफिक वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 2011 में स्टैब्लिश हुआ था, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 के तहत स्थापित हुआ था। उसने एक मीडिया कैंपेन लॉन्च किया था आज से थोड़ा कम, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? राजकुमार राव। आज से थोड़ा कम में फैट, शुगर और सॉल्ट को कम करना था। फिर ईट राइट मूवमेंट, देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई, जिसके तहत 2018 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने ईट राइट मूवमेंट लॉन्च किया। इसका टैगलाइन था सही भोजन बेहतर जीवन, ईट राइट मूवमेंट। ईट राइट इंडिया कैंपेन, इसमें क्या होता था, ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट करना था 2022 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे करके ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने पर फोकस कर रही है। WHO का टारगेट है ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना, कब तक? 2023 तक। इसके लिए WHO ने क्या लॉन्च किया था? रिप्लेस कैंपेन। हालांकि इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया का टारगेट है 2022 तक ही ट्रांस फैट को एलिमिनेट कर देना। उसके अलावा जो ईट राइट इंडिया कैंपेन है, इसमें यह भी टारगेट था कि 3 वर्षों में जो ऑयल, सॉल्ट, शुगर है, इनका कंजम्पशन 30% से कम करना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर फोकस कर रही है। इसके लिए सॉल्ट, शुगर, फैट, ये 3 चीज़ें जो है डिक्रीज करनी है। ट्रांस फैटी एसिड्स करंट अफेयर्स में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और ARD ESI सीरीज में भी पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से इजीली आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2021 के लिए रिलीज कर दिया गया है। अब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो। टोटल 370 मार्केट का एनालिसिस किया गया है। एग्जाम में आप पूछ सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW मंथली बेसिस पे रिलीज किया था, आपको ये याद रखना है। जून 2021 में पिछले महीने की अपेक्षा 1.1% का इंक्रीज देखने को मिला है। मेन प्रॉब्लम क्या है? फूड एंड बेवरेजेस सेक्शन के साथ, क्योंकि उसमें ही मोस्टली इंक्रीज देखने को मिला है। हालांकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें किसको है? ये आपका हाउसिंग को सबसे ज़्यादा वेटेज है। सेकंड नंबर पे आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ये जरूर याद रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो आपके सेक्शंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है किसको? आपके ट्रांसपोर्टेशन को। सेकंड नंबर पे आता है आपका हाउसिंग। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आपसे ये पूछेगा तो
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर हम लोग पहले भी बता चुके हैं, लेबर ब्यूरो इसको रिलीज़ करता है, मंथली बेसिस पर इसको रिलीज़ किया जाता है। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखें जून 2021 में क्या रहा है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन रहा है 5.57%, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में 5.24% था। इसका मतलब पिछली बार से इस बार महंगाई अधिक है। जो इन्फ्लेशन है उसका टारगेट दिया गया है 4+-2। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की तरफ होती है उसको 4+-2 का टारगेट दिया गया है। अभी भी उसमें चेंज नहीं किया गया है, हालांकि 31 मार्च 2021 तक ही वो था, अब उसको चेंज करने का टाइम आ गया था, लेकिन देखते हैं कब चेंज करते हैं। तो फूड प्राइसेस यानी फूड एंड बेवरेजेस की वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसी में देखा गया, बाकी तो ये इतना इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कुछ खास नहीं है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इतने ही आर्टिकल थे, कल रिमेनिंग पार्ट्स अपलोड हो जाएंगे, तो कल से हम लोग रूटीन पे आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।